इस व्याख्यान में हम माल की आपूर्ति से संबंधित शेष रहे प्रावधानों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अनुसूची सेकंड में बताई गई गतिविधियों या लेन देनों को माल की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा यदि वे धारा 7 उपधारा 1A, B या C के प्रावधानों के अनुरूप आपूर्ति का गठन करते हैं। कराधान के पुराने सिस्टम में इतने सारे भ्रम थे कि कोई गतिविधि बिक्री है या सेवा है, जैसे सॉफ्टवेयर की बिक्री, रेस्तरां की बिक्री। जीएसटी अधिनियम की अनुसूची सेकंड में ऐसी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से जीएसटी के तहत सामान की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ताकि इस तरह के भ्रम से बचा जा सके। जीएसटी अधिनियम में सामानों की आपूर्ति और सेवाओं की आपूर्ति के लिए कुछ प्रावधान अलग अलग दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, वस्तु की आपूर्ति का समय और सेवाओं की आपूर्ति का समय, इनके प्रावधान अलग अलग है। नंबर 2, वस्तु की आपूर्ति और सेवाओं की आपूर्ति के लिए लागू कर की दर अलग अलग हो सकती है। इन कारणों से वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं की आपूर्ति में अंतर किया गया है। अब इस अंतर को हम विभिन्न बिंदुओं एवं आधारों के आधार पर स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लेन देन, फिर हम बात करेंगे गतिविधियों के प्रकार और फिर हम बात करेंगे आपूर्ति की प्रकृति। स्वामित्व और बिना स्वामित्व के संपत्तियों का हस्तांतरण। माल में स्वामित्व का कोई भी हस्तांतरण, उदाहरण के लिए श्री राम लैपटॉप में व्यवसाय करते हैं। वह एक लैपटॉप को अपने ग्राहक को आपस में तय किए गए प्रतिफल के बदले में स्थानांतरित करते हैं। लैपटॉप में स्वामित्व के स्थानांतरण को माल की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। उदाहरण संख्या 2, जब सामान चोरी हो जाए तब माल का स्वामित्व बीमा कंपनी को चला जाता है, इसे भी आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। यानी इस गतिविधि को भी माल की आपूर्ति के रूप में स्थान दिया गया है। इस गतिविधि को सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। यदि किसी भी वस्तु के स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना वस्तुओं के अधिकार में या सामान में अविभाजित शेयर, अनडिवाइडेड शेयर को स्थानांतरित कर दिया जाए। उदाहरण, राजेश अपनी कॉफ़ी मशीन में स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना 1 महीने की अवधि के लिए राम के साथ अपनी कॉफ़ी मशीन साझा करने पर सहमत हुए। इसे सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। माल के स्वामित्व का भविष्य में पूर्ण प्रतिफल के भुगतान के बाद हस्तांतरण करने का अनुबंध। उदाहरण के लिए, श्री राम ने सितंबर 2018 में एक खरीदार को मोटर बाइक का अधिकार किराया खरीद योजना हायर परचेज सिस्टम में बेच दिया। खरीदार को 36 किस्तों में मोटर कार का भुगतान करना है, जिसमें से पहली किस्त अग्रिम दी जाएगी। इसके अलावा मोटर बाइक का स्वामित्व खरीदार को केवल अंतिम किस्त के भुगतान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह लेन देन माल की आपूर्ति के रूप में जाना जाएगा। भूमि और भवन को किराए या पट्टे इत्यादि पर देना, यह गतिविधि भी माल की आपूर्ति के रूप में मानी जाती है। भूमि पर अधिकार, ऑक्युपेसी करने के लिए कोई पट्टा, किराएदारी, सुखाधिकार, लाइसेंस। हालांकि खाली भूमि, वैकेंट लैंड का किराया जो कृषि से संबंधित है, चाहे उस पर कोई भी संरचना, स्ट्रक्चर खड़ा हो, भूमि के उपयोग के लिए बना हो या न बना हो, तो वह कर से मुक्त होगा। उदाहरण के लिए, एक कंपनी ने
1 महीने की अवधि के लिए प्रतिफल के बदले में नगरपालिका की भूमि पर सर्कस चलाने के लिए लाइसेंस लिया। भूमि का यह लाइसेंस सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। कारोबार या वाणिज्य के लिए या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कोई भवन वाणिज्यिक, औद्योगिक या आवासीय कॉम्प्लेक्स के रूप में पट्टे पर या किराए पर देना। यह गतिविधि भी सेवा की आपूर्ति के रूप में मानी जाएगी। हालांकि निवास के उपयोग के लिए आवासीय आवास किराए पर देना पूरी तरह से कर मुक्त है। ऐसा टैक्स अधिसूचना संख्या 12/2017 डेटेड 28 जून 2017 से स्पष्ट कर दिया गया है। प्रशोधन या प्रक्रिया, इस गतिविधि को सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। कोई भी प्रशोधन या प्रक्रिया जो किसी अन्य व्यक्ति के सामान पर की जाती है, उदाहरण के लिए जॉब वर्क। जॉब वर्क का अर्थ किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति से संबंधित सामानों पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी प्रशोधन या प्रक्रिया से है। उदाहरण के लिए गोपाल कपड़ों पर प्रिंटिंग का काम करवाने के लिए राम को कपड़े बेचता है। इस मामले में गोपाल द्वारा प्रिंटिंग की गतिविधि को सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गोपाल ने प्रिंटिंग के लिए दी गई सामग्री का उपयोग किया है या अपनी स्वयं की प्रिंटिंग सामग्री का उपयोग किया है। कारोबार की संपत्तियों का हस्तांतरण, इस गतिविधि को भी माल की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। जहां किसी व्यवसाय का कोई भी माल जो उसकी संपत्ति का हिस्सा है, व्यवसाय चलाने वाले व्यक्ति के द्वारा या उसके निर्देशों के तहत अंतरण या निपटान कर दिया जाता है, जिससे अब वह उन संपत्तियों का भाग नहीं रहता, चाहे प्रतिफल प्राप्त हो या न हो, तब उसे माल की आपूर्ति माना जाता है। जहां व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के द्वारा या उसके निर्देशों के तहत व्यवसाय के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान प्रतिफल या बिना प्रतिफल के निजी उपयोग में लाए जाते हैं या व्यापारिक उद्देश्य के अलावा किसी भी और उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो इस गतिविधि को सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। अगर एक व्यक्ति करदाता नहीं रहता, तो जितना भी माल उसके करदाता व्यक्ति नहीं रहने से पहले व्यवसाय का था, तो उसे यह मान लिया जाएगा कि उसने यह माल कारोबार के दौरान अथवा उसको आगे बढ़ाने के लिए बेच दिया है। यानी इस गतिविधि को माल की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। 2 मामलों में ऐसे हस्तांतरण को माल की आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाता है। नंबर 1, व्यवसाय को किसी अन्य व्यक्ति को एक चालू अवस्था के रूप में स्थानांतरित करने पर। व्यवसाय एक व्यक्तिगत प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है जो कि उस व्यवसाय के लिए एक कार्य योग्य व्यक्ति कहलाएगा। अन्य शब्दों में, जब व्यवसाय चालू अवस्था में किसी अन्य व्यक्ति का या व्यक्तिगत प्रतिनिधि को हस्तांतरित किया जाता है, तो इसे माल की आपूर्ति नहीं माना जाएगा। विभिन्न प्रकार की सेवाओं की आपूर्ति। अचल संपत्ति का किराया, इस गतिविधि को सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। कॉम्प्लेक्स भवन सिविल स्ट्रक्चर का निर्माण सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा, लेकिन जहां पूरा प्रतिफल पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने या कब्जा देने के बाद दोनों में से जो भी पहले हो प्राप्त हुआ हो, तब उसे आपूर्ति नहीं माना जाएगा। किसी भी बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के उपयोग या उपभोग की अनुमति देना या अस्थायी रूप से हस्तांतरित करना, इस गतिविधि को भी सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यदि बौद्धिक संपदा के स्वामित्व का स्थायी हस्तांतरण किया जाता है, तब उसको माल की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा, न कि सेवाओं की आपूर्ति के रूप में। बौद्धिक संपदा जीएसटी अधिनियम में इसको परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि सामान्यतः बौद्धिक संपदा में पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन राइट, कॉपीराइट और अन्य अमूर्त संपत्तियाँ इंटेंजिबल एसेट्स शामिल की जाती है।
सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर का विकास, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, एडॉप्शन, अपग्रेडेशन, वृद्धि, कार्यान्वयन, ये सब भी सेवा की आपूर्ति के रूप में माने जाते हैं। एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जब निम्नलिखित किसी भी गतिविधि को किया जाता है तब उसे सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। किसी कार्य से विरत, रिफ्रेन, मना, वचना से सहमत होना, या किसी कार्य को सहन करने या स्थिर रखने से सहमत होना, या किसी कार्य को करने के लिए सहमत होना। उदाहरण के लिए श्रीमान राम ने श्रीमान श्याम से अनुरोध किया कि विशेष क्षेत्र में 5 साल तक किसी विशेष विषय को न पढ़ाएं। श्रीमान राम ने इसके बदले में श्याम को 5 लाख रुपए का भुगतान किया। इस लेन देन में श्याम जीएसटी का भुगतान करने के लिए दायी होगा क्योंकि उसने श्याम द्वारा सेवाओं की आपूर्ति की है। किसी भी कार्य से विरत रहना सेवाओं की आपूर्ति कहलाता है। कंपनी के कर्मचारी को राम ने अपनी नौकरी से इस्तीफा देने का कहा। कंपनी ने उससे कहा कि वह 5 साल की अवधि में कंपनी के किसी प्रतिस्पर्धी बिजनेस में न तो नौकरी करेगा और न ही स्वयं ऐसा व्यापार करेगा, और इस बात के लिए उसको 8 लाख रुपए का भुगतान किया गया। श्री राम प्रतिफल के बदले में कंपनी के नियमों और शर्तों से सहमत हो गए। इस लेन देन में श्री राम को जीएसटी का भुगतान करना होगा क्योंकि इस तरह से किसी भी कार्य से विरत रहने का अनुबंध श्री राम द्वारा सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा। नगद, स्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी सामान के उपयोग करने के अधिकार को, चाहे उसमें अवधि निर्दिष्ट हो या नहीं, हस्तांतरित करना भी सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जाता है। उदाहरण के लिए राम ने श्याम को उसके विवाह के अवसर पर 10 दिनों के लिए किराए पर एक मशीन को उपयोग करने का अधिकार दिया। मशीन को किराए पर देने की यह गतिविधि सेवा की आपूर्ति के रूप में मानी जाएगी। विशिष्ट संयुक्त आपूर्तियों में सम्मिलित है कार्य संविदा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, लोगों के उपभोग के लिए खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों आदि की माल एवं सेवाओं की संयुक्त आपूर्ति, मानव उपभोग के लिए शराब के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं की सप्लाई। ये सभी गतिविधियाँ सेवाओं की आपूर्ति में सम्मिलित की जाती है। कार्य संविदा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ कोई भी भवन बनाने या किसी अचल संपत्ति के कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, इरेक्शन, स्थापना, फिटिंग, सुधार, संशोधन, मरम्मत, रखरखाव, नवीनीकरण या परिवर्तन करने का अनुबंध करना कार्य संविदा कहलाता है। इस तरह के अनुबंध के निष्पादन में संपत्ति का हस्तांतरण चाहे समान रूप में या कुछ अन्य रूप में शामिल होता है। एक कार्य संविदा में सामान और सेवाओं दोनों का संयुक्त मिश्रण होता है, जैसे एक नई इमारत का निर्माण या संयंत्र और मशीनरी की स्थापना करना। इस पूरे कार्य में संविदा को सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। इन्हीं नियमों के तहत रेस्तरां में खान पान की सुविधा को सेवा के रूप में माना जाता है। किसी भी अनिगमित समूह या व्यक्तियों के समूह द्वारा माल की आपूर्ति, नगद, स्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी सदस्य को किसी भी अनिगमित समूह या व्यक्तियों के समूह को माल की आपूर्ति करना माल की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। उदाहरण के लिए व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने सदस्यों को नगद या स्थगित भुगतान पर बेचे गए सामान की माल की आपूर्ति माना जाएगा। उदाहरण के लिए एक क्लब द्वारा अपने सदस्यों को बैज, टाई, कोट इत्यादि बेचना, ये सब माल की आपूर्ति के रूप में माने जाएंगे। गतिविधियाँ या लेन देन जिन्हें न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। यह स्पष्टीकरण अनुसूची 3 में शेड्यूल 3 में दिया गया है। किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता को रोजगार के संबंध में या उसके दौरान दी जाने वाली सेवाएं। कर्मचारी को
उसके समझौते के अनुसार पारिश्रमिक और अनुलाभ देना जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता। नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बिना किसी समझौते के अनुसार 50,000 रुपये से अधिक का उपहार देना अनुसूची 1 के अनुसार कर योग्य होगा। उपर्युक्त कानून के तहत स्थापित किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा दी जाने वाली सेवाएं न्यायालय में जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सभी सम्मिलित हैं। संसद सदस्यों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों, पंचायत के सदस्यों, नगर पालिकाओं के सदस्यों और अन्य स्थानीय अधिकारियों के सदस्यों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं संविधान के प्रावधानों के धारण किए गए पद का पालन करने के लिए दी जाने वाली सेवाएं केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित किसी निकाय में अध्यक्ष या सदस्य या निदेशक के रूप में दी जाने वाली सेवाएं यानी इन सबको न तो माल की आपूर्ति न ही सेवा की आपूर्ति के रूप में सम्मिलित किया गया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश एक संवैधानिक पद है। उनके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निकाय है सीबीडीटी। इसके अध्यक्ष, सदस्य, निदेशक जिनको कर्मचारी नहीं माना जाता है, उनके द्वारा दी गई सेवाएं भी जीएसटी के दायरे से बाहर होगी। मृतक के परिवहन सहित अंतिम संस्कार, दफन, शमशान या मृत्यु घर की सेवाएं, इन पर भी किसी प्रकार का कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इनको न तो माल की आपूर्ति में और न ही सेवाओं की आपूर्ति में शामिल किया गया है। जमीन की बिक्री जीएसटी के दायरे से बाहर है और कॉम्प्लेक्स, भवन, सिविल संरचना का निर्माण आपूर्ति में नहीं आएगा, जहां पूरा प्रतिफल पूर्णता प्रमाण पत्र कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त होने या कब्जा देने के बाद दोनों में से जो भी पहले प्राप्त हुआ हो। हालांकि यह ध्यान देना है कि इस मामले को स्टाम्प ड्यूटी से अलग रखा जाए, यानी इन बिक्रियों पर यदि किसी भी अधिनियम में स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है तो वह उसी तरह से लागू रहेगी। अभियोज्य दावे एक्शनेबल क्लेम्स लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ को छोड़कर लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ जीएसटी के दायरे के अंतर्गत आते हैं। अभियोज्य दावे वह दावे हैं जिनमें कानून की सहायता से दीवानी आधार सिविल ग्राउंड्स पर राशि वसूल करने का अधिकार प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए लॉटरी में होने वाले ड्रॉ में भाग लेने का अधिकार, किराए के बकाया के लिए दावा, शेयरों का बकाया लाभांश के लिए दावा, सावधि जमा रसीदें, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट्स, जीवन बीमा की पॉलिसी के तहत देय राशि, बिल्स रिसीवेबल्स, प्राप्य बिल, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा की गई ऐसी गतिविधि या लेन देन जिसमें वे सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में कार्यरत है। इस गतिविधि को सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके अधिसूचित किया जाएगा। भारत में माल के प्रवेश किए बगैर गैर कर क्षेत्र में एक स्थान से गैर कर क्षेत्र में किसी अन्य स्थान पर माल की आपूर्ति किया जाना, यह प्रावधान फरवरी 1, 2019 से लागू किया जाता है और जो ऐसे लेन देनों की आपूर्ति के दायरे से बाहर रखता है जो भारत में स्थित किसी व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं, परंतु माल भारत में न तो प्रवेश करता है न ही भारत से बाहर जाता है। उदाहरण के लिए दिल्ली के निवासी ने चीन से कुछ सामान खरीदा। भारत में इस सामान के प्रवेश किए बिना यह सामान सीधा जापान में स्थित एक व्यापारी को बेच दिया जाता है। इस पर जीएसटी का कोई प्रावधान लागू नहीं होगा। आयात के मामले में आंतरिक उपभोग के लिए निकासी से पहले किसी व्यक्ति को गोदाम के सामान की आपूर्ति, माल भारत में सीमा शुल्क के भुगतान पर आयात किया जा सकता है, परंतु इस माल को सीमा शुल्क के भुगतान बिना सीमा शुल्क वाले गोदाम में रखा जा सकता है और उसके बाद में आंतरिक उपभोग के लिए निकासी की जा सकती है। परंतु आंतरिक उपभोग के लिए ऐसे माल की निकासी से पहले यदि उनकी आपूर्ति की जाती है तो फिर उन्हें आपूर्ति के दायरे से बाहर रखा जाएगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने चीन से लैपटॉप आयात किए। जब माल मुंबई पोर्ट पर पहुंचा तो उन्होंने सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना ही माल को मुंबई में सीमा शुल्क वाले गोदाम में रखवा दिया। उन्होंने उक्त माल की गोदाम से सीधे मिस्र के किसी व्यापारी को आपूर्ति कर दी।
इस प्रकार का लेन देन आपूर्ति के दायरे से बाहर रखा गया है, अतः इस पर कोई भी प्रकार का जीएसटी लागू नहीं होगा। माल विदेश से भेजने के बाद परंतु आंतरिक उपभोग के लिए निकासी से पहले माल के स्वामित्व के दस्तावेजों के अनुमोदन के माध्यम से प्रेषित द्वारा किसी व्यक्ति को माल की आपूर्ति। भारत में आयात किए जाने वाले माल की आवाजाही के दौरान ऐसे माल की दस्तावेजों के हस्तांतरण के माध्यम से किसी व्यक्ति को आपूर्ति ऐसे माल को भी आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए भारत का एक व्यापारी फ्रांस के एक व्यापारी से मोबाइल फ़ोन का आयात कर रहा है। माल का फ्रांस के पोर्ट से निकलने के बाद दस्तावेजों के हस्तांतरण के माध्यम से इस माल को भारतीय व्यापारी द्वारा एक अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया। इसे उच्च समुद्री विक्रय के रूप में माना जाता है और इसे आपूर्ति के दायरे से बाहर रखा गया है। संयुक्त और मिश्रित आपूर्ति का अर्थ और उन पर कर देयता। जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 8 के अनुसार समग्र आपूर्ति कंपोजिट सप्लाई समग्र आपूर्ति का अर्थ है किसी करदाता द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को दी गई ऐसी कर योग्य आपूर्ति से है जिसमें दो या दो से अधिक माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति शामिल है, जो एक दूसरे के साथ मिलकर स्वाभाविक रूप से बंडल के तौर पर कारोबार के साधारण अनुक्रम में दी जाती है, जिसमें एक आपूर्ति मुख्य आपूर्ति होती है। उदाहरण के लिए यदि माल को पैक करके व बीमा करवा के उसका परिवहन किया जाना है तो चूंकि माल की आपूर्ति के साथ पैकिंग सामग्री, परिवहन और बीमा भी शामिल है, इसलिए इसे समग्र आपूर्ति माना जाएगा, जिसमें से माल की आपूर्ति को मुख्य आपूर्ति के तौर पर माना जाता है। जब कोई उपभोक्ता एक टेलीविज़न सेट खरीदता है और उसे टीवी के साथ वारंटी और रखरखाव का अनुबंध भी मिलता है तो यह आपूर्ति एक समग्र आपूर्ति कहलाती है। इसमें टीवी की आपूर्ति प्रमुख आपूर्ति है और वारंटी और रखरखाव सेवा उसके अधीनस्थ एंसिलरी है। समग्र आपूर्ति पर कर देयता। दो या दो से अधिक आपूर्ति वाली एक समग्र आपूर्ति जिसमें एक प्रमुख आपूर्ति है को प्रमुख आपूर्ति के रूप में आपूर्ति माना जाएगा। दूसरे शब्दों में समग्र आपूर्ति पर जो जीएसटी की दर लगेगी वही दर सामानों और सेवाओं की प्रमुख आपूर्ति पर लगाई जाएगी। उदाहरण के लिए मान लें एक डीलर लैपटॉप के साथ बैग बेचता है। लैपटॉप और बैग पर जीएसटी की दर अलग अलग है। चूँकि लैपटॉप एक प्रमुख आपूर्ति है, इसलिए लैपटॉप के साथ दिए जाने वाले बैग पर भी वही दर लागू होगी और समग्र आपूर्ति पर लैपटॉप की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। मिश्रित आपूर्ति। मिश्रित आपूर्ति से आशय किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा दो या दो से अधिक प्रकार के माल की या सेवाओं की या उनके किसी भी संयोजन का एक ही कीमत पर आपूर्ति किया जाना। मिश्रित आपूर्ति में अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग अस्तित्व होता है और अलग अलग कर योग्य दायरा होता है। ऐसी आपूर्ति को समग्र आपूर्ति नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए एक कीमत पर एक डिब्बाबंद पैकेज जिसमें खाद्य पदार्थ, मिठाई, चॉकलेट, केक, ड्राई फ्रूट, वाष्पित पेय और फलों के रस है को एक मिश्रित आपूर्ति कहा जाता है। इन वस्तुओं में से प्रत्येक की अलग से आपूर्ति की जा सकती है और कोई भी किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। यदि इन वस्तुओं की अलग से आपूर्ति की जाती है तो यह एक मिश्रित आपूर्ति नहीं होगी। एक दुकानदार एक कीमत पर रेफ्रिजरेटर के साथ पानी की बोतलें भी बेचता है तो यह एक मिश्रित आपूर्ति कहलाएगी। बोतलें और रेफ्रिजरेटर की कीमत आसानी से निकाली जा सकती है और अलग अलग बेची जा सकता है। यदि इन वस्तुओं की अलग से आपूर्ति की जाती है तो यह एक मिश्रित आपूर्ति नहीं कहलाएगी। मिश्रित आपूर्ति पर कर देयता। टैक्स लायबिलिटी ऑन मिक्स्ड सप्लाई। दो या दो से अधिक वस्तुओं की यदि एक सेट के रूप में या एक पैकिंग में मिलाकर आपूर्ति की जाती है तो जो सबसे ऊंची दर वाला माल होगा उसके आधार पर मिश्रित आपूर्ति पर कर देयता निर्धारित की जाएगी। दूसरे शब्दों में मिश्रित आपूर्ति पर जीएसटी दर मिश्रित आपूर्ति के दिए गए संयोजनों में शामिल वस्तुओं या सेवाओं पर लागू उच्चतम जीएसटी दर लागू होगी। उदाहरण के लिए कैडबरी ने चॉकलेट और ताज़ा रस के पैकेट एक सेट के रूप में एक कीमत पर बेचे। मान लीजिए चॉकलेट पर जीएसटी की दर 28% है
और ताज़ा रस पर जीएसटी की दर 12% है। यह एक मिश्रित आपूर्ति का उदाहरण है, जिस पर संपूर्ण मूल्य पर 28% की दर से जीएसटी लगाया जाएगा, क्योंकि 12% और 28% दोनों में से 28% की दर उच्चतम है। इसी प्रकार मान लीजिए एक व्यक्ति द्वारा कॉम्बो पैक 10,000 रुपये में बेचा जाता है, जिसमें टाई, पेन, कैलकुलेटर, वॉलेट और वॉच शामिल है। अब हम यह लेते हैं उदाहरण के रूप में कि टाई पर जीएसटी की दर 18% पर है, पेन पर 12% पर है, वॉलेट पर 5% और वॉच पर 28%। इस कॉम्बो पैक को मिश्रित आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और जिस पर उच्चतम दर 28% से कर लगाया जाएगा।